नमस्कार दोस्तों। नया भारत दिया जिसने उसी को यूं भुलाते हो। हुकूमत की रबर से क्यों हकीकत को मिटाते हो। सागर मथ निकाला है आजादी के अमृत को जिसने, उन देवों की पंगति में राहु को क्यों बिठाते हो। ये श्री केशव जी का जो है पंक्तियां हैं और केशव जी ने बातें कही थी। आज मैं इसी पर जिक्र करूंगा और सलाम करता हूं जय हिंद करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका विमान क्रैश हुआ था और जिसमें उनका निधन हुआ था। किसी ने इस घटना के बारे में आकर के जब बापू को बताया तो महात्मा गांधी जी ने जब ये सुना कि सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया है, तो उन्होंने, अमूमन वो विचलित नहीं होते थे, लेकिन विचलित होकर के इधर उधर वो करने लगे, विक्षिप्त से हो गए। उन्होंने जवाहर जी से पूछा क्या हुआ, मौलाना को बुलाओ, ये सब कैसे हुआ। उस दिन पत्रकार लुई फिशर, जो बाद में बापू के जीवन काल के रूप में मशहूर हुए, गांधी जी से मिलने आए थे। लुई फिशर का पत्रकार जाग गया और उन्होंने बापू को उकसाया, सुभाष चंद्र बोस आपके विचार से सहमत नहीं थे, उनका आचरण आपके विपरीत था, आप उससे बेचैन क्यों। बापू ने बड़े दुखी मन से कहा कि उस जैसा देशभक्त कोई दूसरा नहीं, हम दोनों के बीच साध एक ही रहा, आजादी, लेकिन साधन अलग अलग रहे। उनका रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग था। इसके बावजूद हमने सुभाष से कहा है, अगर वह हिटलर और तोजो की मदद से अंग्रेजों को हटा देते हैं, हम सबसे सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करें। तो आप समझिए, हम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करें। कांग्रेस स्तब्ध थी। पंडित नेहरू का सबसे अच्छा दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया था। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच के रिश्ते को समझने के लिए सुभाष चंद्र बोस का वह खत बहुत अहम है। 16 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गणराज्य को संबोधित कर रहे थे, तब उनके प्रिय दोस्त मित्र सुभाष चंद्र बोस जो है का ऐलान था, पंडित नेहरू उसे पूरा कर रहे थे जो मैं चाहता था। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अपने भाषण के अंत में पंडित नेहरू ने उसी नारे को अपनाया, जय हिंद, और वो आज तक जय हिंद जीवित। लेकिन क्या भारत की जो दशा और दिशा है उसमें जय हिंद बाकी रह गया है? हकीकत देखिए, आज दिल्ली कितनी प्रदूषित हो गई, और उसका प्रदूषण सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बन गया है। किस राज्य में बन गया है? वो दोनों दल वहां पर हैं सत्ता में जो राजनीति बदलने की बात कहते थे, शुचिता की बात कहते थे। एक केंद्र की सत्ता में बैठी है और दूसरी राज्य की सत्ता में केजरीवाल के तौर पर। दोनों की ज्वाइंट जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि दोनों के अपने अपने हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी प्रदूषण की दोनों की है। लेकिन दिल्ली प्रदूषित हो रहा है। और आप कहेंगे सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वातावरण का प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण नहीं। और सबसे बड़ा जो वहां प्रदूषण है वो झूठ का प्रदूषण, झूठे प्रचार का प्रदूषण। और जब यह प्रदूषण हो तो आपको सोचना पड़ता है, दिल्ली में 2.5 प्रदूषण के कारण प्रति लाख आबादी में 1 लाख में 106 लोग इसके कारण मर जाते हैं। तो आप समझिए कि दिल्ली की स्थिति क्या है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्वाभाविक सी बात, वही होगा जो सत्ता में है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि प्रदूषण कम करे। और वो दोनों, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, एक मेक इन इंडिया की बात करता है, एक मेक इन इंडिया नंबर 1 की बात करता है, और बनाता कोई नहीं। सबसे बड़ी बात,
अरे आप इंडिया को क्या बनाएंगे, इंडिया ने आपको बनाया है। तो साहब जब इंडिया ने बनाया है तो आपको समझ, आज आप देखिए कि उस गुजरात में जो गांधी का गुजरात था, वहां सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। नेहा दीक्षित जी हैं, अभी फ्रीलांसर है। उन्होंने 5 पार्ट सीरियल किया था, आरएसएस ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉर्थ ईस्ट। एक मैगजीन, एक पत्रिका में ये स्टोरी छपी। नेहा दीक्षित जी को मैं सलाम करता हूं और आप सबको सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति और सेवा भारती ने 31 ट्राइबल लड़कियों को आसाम से जबरन अपहरण करके ले गए थे गुजरात। क्यों? संस्कृति समझाने के लिए। स्मृति ईरानी जी और निर्मला सीतारमण को कोई अफसोस नहीं है। आदिवासी महिला के साथ क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। ले गया ले गया। और जब किसी ने जब विरोध किया वहां पर, तो 200 लोग गुजरात में, और कहां ले गए? गुजरात मॉडल, गुजरात ले गए। 200 लोग आए, लोग मां बाप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए, किसी की सुनवाई नहीं हुई। और जब पेरेंट्स जाते हैं, ये 31 ट्राइबल बच्चे के मां बाप गए असम पुलिस के वहां एफआईआर करने के लिए, तो ग्रेट असम पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारी बच्ची को कोई जबरन ले जाए हम पागल हो जाएंगे, है ना? कमाल की बात है। आदिवासी बच्चे को जो है ट्रेन में जबरन ले जाते हैं आरएसएस के लोग। और आप ही के नेहा दीक्षित जी ने एक बहुत ही डिटेल्ड 5 पार्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था। और आरएसएस ने क्या किया? बीजेपी ने नेहा दीक्षित के ऊपर केस कर दिया। और किस दिन किया जाता है? उस पवित्र दिन जिस दिन हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का झंडा फहरा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी क्या रेपिस्ट के ही साथ खड़ी? अब देखिए, उन्नाव में भाजपा का एमएलए क्या करता है? एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करता है, फिर उसको छिपाने के लिए, सबूत नष्ट करने के लिए सारे हमले करता है। उसके पिता को मार डालता है, दूसरे और करता है, उसके वकील को मार डालता है, उसे मारने करता है, तो सबको मार डालता है, विक्टिम भी मर जाता है। ये तो भला कहिए कि इसकी लड़ाई लड़ी प्रियंका गांधी, और मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्पेशल जांच के लिए बनाया। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो बचाने में जुटी थी। आपको याद होगा कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, सामूहिक रेप होता है, और उसे छिपाने के लिए कितने झूठ बोले जाते हैं। उस समय मुझे आज भी याद है दैनिक जागरण अखबार ने किस तरीके से गंदा खेल खेला था, किस तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए। और उस तरह की स्थिति होती है, तमाम सारा मीडिया एक मुश्त जुट जाता है कि हां बचाना है, आरोपियों को बचाना है। लेकिन उस महिला डीएसपी को मैं सलाम करता हूं, तो उसने पूरी बगैर डरे, बगैर किसी उसने किया। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालती है, सब कुछ करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी हस्तक्षेप किया और नतीजतन उसमें इंसाफ हुआ। इसके बाद में आपको हाथरस केस याद हो। हाथरस केस में बलात्कारी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके लोग, और उनके बच्चे जब ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायत करते हैं और उसके बचाव में आते हैं, और पूरी सरकार बचाव में आ जाती है, योगी सरकार बलात्कारी के बचाव में। और स्थिति यह होती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उतने भयंकर कोविड के दौर में भी वहां निकल कर पहुंचते हैं और उस पर उनके ऊपर 2 बार हमले होते हैं। पुलिस वाला उन्हें, राहुल जी को धक्का दे देता है और वो गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं और इंसाफ के लिए लोग पहुंचते हैं। और नतीजा ये होता है, ये इंटरनेशनल मामला बनता है। और तब एडीजीपी, जो योगी का सबसे खास एडीजीपी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहता है? कहता है कोई रेप नहीं हुआ, बगैर जांच के, बगैर किसी उसके कह देता है कोई रेप नहीं। जब सीबीआई जांच करती है, सारी बातें सामने आती हैं और उसके बाद अदालत सजा देती, तब पता चलता है कि आपने देखा गुजरात में जो हुआ वो आपने देखा। और गुजरात में एक वहां एमएलए हैं
वो क्या करते हैं मंत्री हैं, वो क्या करते हैं वहां की एक सरपंच की पत्नी के साथ में किस तरीके से करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं उनके बारे में उनके पतियों ने क्या लिखा था आडवाणी जी को चिट्ठी, वो भी हमें सबको याद है। इसके बाद में आप देखिए जो पूरा नेक्सस चल रहा होता है देह व्यापार का, मेघालय में वहां के प्रदेश उपाध्यक्ष चला रहे होते हैं, और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को किस तरह से करते हैं। एक बच्ची का, नाबालिग बच्ची का, छोटी बच्ची का जब टेस्ट होता है तो आता है कि उसके साथ में लगातार सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। आप समझिए इस तरह की सोच के लोग हैं, और जहां इस तरह की सोच के लोग हो, आप याद करिए भोपाल के उस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का जो पूरा देह व्यापार का धंधा चला रहा था, लेकिन कोई बात नहीं हो रही। आपको याद होगा वही मध्य प्रदेश का ही है, वहां पर मोदी का जो ब्रिगेड बना हुआ है, उस ब्रिगेड का जो अध्यक्ष है उसने किस तरीके से पूरा धंधा चला रहा था, और वो नॉर्थ ईस्ट की, नागालैंड की लड़कियों को, स्पेसिफिक लड़कियों को, और उनको सप्लाई करने का काम करता था। इस तरह के एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। हमने वहां पर भी देखा है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी सम चक्रवर्ती करके, महिलाएं नाम नहीं लूंगा, वो जिस तरीके से छोटे बच्चों के उसके नाम से एनजीओ के बहाने और किस तरीके से बच्चों की सप्लाई का काम करती थी। ये देखिए ये सारी चीजें सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के अटल जी की सरकार में जो गृह राज्य मंत्री थे चिन्मय आनंद, उन्होंने किस तरीके से उस लड़की का यौन शोषण किया, उसका वीडियो तक आया, सब कुछ आया, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया। क्यों? ये सब बाकी किसका जिक्र करेंगे, सब पूरी तरीके से भगवा ओढ़े आसाराम बापू बैठे, और वो बैठे हो तो क्या कहें। तो इस तरह की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नेताओं की। और ये ऐसा क्यों करते हैं, इसको लेकर के जो निधि दीक्षित है, एक एक्टिविस्ट है, पत्रकार हैं, उन्होंने पूरी रिसर्च करी है, इन्वेस्टिगेशन करी है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से बच्चों को ला करके उनकी गर्ल्स की ट्रैफिकिंग की जाती है, और इसको लेके उन्होंने पूरा निकाला। उसमें आरएसएस और बीजेपी का पूरा नेक्सस काम करता है। आप समझिए उन्होंने जब खुलासा किया उसके बाद भी किसी की कोई आवाज नहीं निकलती है, उसके बाद भी ये पार्टी पवित्र है, पार्टी बड़ी अच्छी सोच की है। विकल्प क्या है? अरे भाई इस विकल्प को भी आपने दिया है और इसने ही बर्बाद किया है। तो आपके पास विकल्प नहीं, हमारे पास विकल्प है, हम तो उस विकल्प पे जाएंगे। आप समझिए आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की अंतिम सांसों वाला आज दिन है, और इस दिन उन्होंने एक जिस स्वर्णिम भारत की कल्पना की थी, जिसे उनके मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना के तैयार किया था, आज उन सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि पर तकलीफ होती है जब ये सारी बातें सामने आती हैं कि क्या इसलिए उन्होंने देश की आजादी मांगी थी, इसलिए उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप सोचिए रास्ता अलग था, वो हिटलर का साथ अपना रहे थे, गांधी इसका विरोध करते थे, गांधी कहते थे शांतिपूर्ण तरीके से, और गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से हासिल की, लेकिन दोनों में मतभेद थे रास्ते के, लेकिन मंजिल एक थी, राह एक। लेकिन उस राह में जो परिकल्पना थी कैसा भारत चाहिए, वो भारत तो मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिला। तो आप समझिए स्थिति जो है उसको देखिए आप कैसे हो रहा है। आज लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बनाने पे काम हो रहा है, अग्निवीर बनाने पे बात हो रहा है, जिससे उनका शोषण किया जा सके, लंबे समय तक शोषण किया जा सके। और इस पर आपने कल देखा कि किस तरीके से बैंक के खर्चों में कटौती के नाम पर जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सरकारी बैंकों में जो अब धीरे धीरे भर्तियां होंगी वो अग्निवीर की ही तरह होंगी। अब वो परमानेंट नौकरियां खत्म की जा रही है और इसके लिए बाकायदे मंजूरी मिल गई है। तो एक तरफ खर्चे कम करने के नाम पर यह हो रहा है, दूसरी तरफ
खुद भारत सरकार का आंकड़ा है कि सरकारी बैंकों से 5 साल में कॉरपोरेट ने 10 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, जिन्हें भारत सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया अपनी बुक साफ करने के, और वो लगातार बढ़ा है। अब तो जो अभी मेरी बात हुई थी 2-4 दिन पहले आरबीआई के एक ऑफिसर से, तो उन्होंने बताया अब तो ये करीब 13 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो मतलब 10 लाख करोड़ आप माफ कर चुके हैं, 13 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। समझिए, मतलब घटने का नाम नहीं ले रहा है, ये लगातार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार का जो पूरा एक कुनबा चल रहा है, जो एक अनैतिकता का कुनबा चल रहा है, और एक जिस तरीके से मतलब कहेंगे दोहन का वो चल रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक है। क्या इस भारत की कल्पना नेहरू ने की थी, या इस भारत की कल्पना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या इस भारत की कल्पना गांधी ने की थी, या इस भारत की कल्पना सरदार पटेल ने की थी? शायद किसी ने नहीं की। इंदिरा गांधी ने महिलाओं को सशक्त किया था, ताकतवर बनाया था। आज क्या है? आज ये स्थिति है कि सब बर्बाद हो रहा है। हम गुजरात की बात कर लें तो आप सोचिए, कांग्रेस सरकार ने वहां पर रहते हुए आज से बहुत साल पहले, करीब 30-32 साल पहले, 35 साल पहले वहां कांग्रेस हुई, और सोचिए कांग्रेस सरकार रहते वहां 30,000 से ज्यादा स्कूल खोले गए, और भारतीय जनता पार्टी के रहते 2 साल में सिर्फ 86 स्कूल बंद हो गए। तो आप समझिए कि ये स्थिति है। वो जिंदगी भर करके बनाते हैं, आप चंद दिनों में बर्बाद कर देते हैं। और गुजरात की हालत ये हो गई है कि बर्बादी में है। कांग्रेस के समय में सिर्फ 10,000 करोड़ का कर्ज था, आज जो है उस पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और ये स्थिति वही नहीं है, भारत देश पर भी है। भारत देश पर जो कर्ज 54 लाख करोड़ का था, वो आज जो है 140 लाख करोड़। आप समझिए तो किन लोगों के हाथ में देश जा रहा है। कांग्रेस ने जो 56 पीएसयू स्थापित किए थे गुजरात में, उनमें से 6 पीएसयू भाजपा के शासन में, जो 27 साल से भाजपा वहां शासन में है, उसने बंद कर दिया। तो आप समझिए, कांग्रेस के समय में अमूल शुरू हुआ, सागर शुरू हुआ, साबर शुरू हुआ, बनास शुरू हुआ, पंचामृत शुरू हुआ, दूध दही की नदियां बही गुजरात में। और आज क्या हो रहा है? आज लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो इस देश को इस स्तर पर ले आए, और जब इस स्तर पर ले आए हो तो आपको सोचना पड़ता है। शहरों में बेरोजगारी 1 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, और 15 अगस्त के दिन गांवों में 7.18% की बेरोजगारी हो गई है। तो मतलब शहर तो बेरोजगार थे ही, गांव की भी दशा बहुत बुरी हो गई। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय हो जाता है। हर जगह गड़बड़ी हो रही है, परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, सब जगह आप जिस तरीके से कर रहे हैं भारत का बदनामी हो रही है, और कोरोना जैसी महामारियां बढ़ रही हैं, और दिल्ली प्रदूषित हो रही है। गैंग रेप के आरोपियों को छोड़ा जा रहा हो, और जब ये सब हो रहा, और कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हो, लगातार मारे जा रहे हो, और आप ढिंढोरा पीटते हो कि वहां पर तो बहुत अच्छा हो गया, तो आप समझिए उस समय तकलीफ होती है। आज ही के दिन खड़गपुर आईआईटी की जो है आधारशिला रखी गई थी, और सोचा गया था हम इस देश को क्या देंगे, पंडित नेहरू की ये सोच थी। आज क्या हो रहा है? आज काला जादू खेला जा रहा है। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान को आप लेके जा कहां रहे हैं, और जब इस दशा में लेकर के जा रहे हो तो निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस को या विजय लक्ष्मी पंडित को, जो दुनिया में हमारा परचम लहरा रही थी, पंडित नेहरू की बहन, जिन्होंने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, भारत का गर्व से सिर ऊंचा कर दिया था। तो यूएन जनरल असेंबली की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट जो बनी, उनका भी आज जो है दिवस है, तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है। तो एक तरफ सुभाष बाबू का आज पुण्यतिथि है, और विजय लक्ष्मी पंडित जी की आज जन्मतिथि। दोनों के को नमन करते हुए प्रार्थना करते
कि देश को यूं मत बर्बाद कीजिए। इसलिए आजादी नहीं मांगी गई, इसलिए आपसे खून नहीं मांगा गया, इसलिए मांगा गया था कि हमारी महिलाएं भी आजाद होंगी, देश भी नहीं दुनिया में परचम लहराएंगी और सुभाष बाबू जैसे लोग जाके दुनिया में हमारी ताकत बने। आप और सभी का मिशन एक था कि देश आजाद हो। देश आजाद का मतलब क्या होता है? हर कोई आजाद हो, उसको अपने जीवन में अपने सभी चीजों से आजादी हो, अपराधों से आजादी हो, सबसे वो आजादी मिलनी चाहिए। तो यह आजादी वास्तव में तब आएगी जब इस तरह के कुकृत्य खत्म हो। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।